हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN एकेडमी। तो आज मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मॉस्कीटो, कि आपका मॉस्कीटो के बारे में देखेंगे जो आपके सीटेट EVS सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन बार बार। सेकेंड टॉपिक क्या होगा आपका, बछेंद्री पाल से रिलेटेड आपके जो सीटेट एग्जाम में आते हैं उससे देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका पॉइंट, गोलकोंडा किले के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका छांग तांग के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्मीना साल के बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट है जो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, राइट। सो लेट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, राइट। अगर मैं मॉस्कीटो की बात करूँ, मच्छर की बात करूँ मैं, राइट, तो देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो इमेज में मच्छर बना हुआ है आपका। तो इससे रिलेटेड क्या क्या EVS सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट का एक अनीमिया बीमारी आपकी है, ये किस कमी से होती है, आपकी खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ध्यान रखना। अनीमिया की बात है तो ध्यान रखना किसकी कमी से होती है, आपकी खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ठीक। अब देखो अगर हम मच्छर की बात करें, ठीक है, तो मच्छर क्या करते हैं, पानी में आपके अंडे देते हैं, ध्यान रखना। मच्छर अंडे कहाँ पे देते हैं, तो पानी में देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वे क्या होते हैं, आपके पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं, ध्यान रखना। जो आपके लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं, पतले पतले छोटे भूरे रंग के क्या होते हैं, आपके कीड़े होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है आपका, अगर हम रोनाल्ड रोज की बात करें, रोनाल्ड रोज के बारे में कभी कभी सीटेट एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, इनके बारे में पूछ लेता है। तो रोनाल्ड रोज को क्या हुआ था, दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था आपको, नोबल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना। इनको क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रोज को, ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने क्या बोला था, कुछ मरते मरते कुछ कहा गए थे 1905 में, मरते हुए भी वे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ध्यान रखना, कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है, जब मरते मरते बोल के चले गए थे, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, कुछ ढूंढ लूँगा कुछ नया ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो किसके बारे में, आपका रोनाल्ड रोज के बारे में, ध्यान रखना। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1902 में, और 1905 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द मॉस्कीटो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है, देखते हैं मॉस्कीटो के बारे में, कि मलेरिया आपका जो कैसे फैलता है, मॉस्कीटो के बारे में देखेंगे, मच्छर के बारे में। तो एक मलेरिया रोग है आपका, ये कैसे फैलता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपका मॉस्कीटो होता है, राइट, मलेरिया की बात करें तो यहाँ पे मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्कीटो, ध्यान रखना, मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो। जो आपकी फीमेल मच्छर होती है उसको काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया होता है। दैट मीन्स जो आपके मलेरिया मादा मच्छर उसको क्या बोलते हो आप, एनाफिलीज, ध्यान रखना, एनाफिलीज, ध्यान रखना। इसके काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया रोग फैलता, ध्यान रखना। तो एक पॉइंट याद रखना, मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो, दैट इज द एनाफिलीज, ध्यान रखना। जहाँ भी एनाफिलीज आएगा इस चीज़ को याद रखना आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक टेस्ट किया गया है, जो आपका मलेरिया का टेस्ट होता है। एक स्लाइड पे क्या किया, ब्लड के सैंपल लिए इन्होंने, टेस्ट करने का एक दिखा रखा है यहाँ पे सैंपल, कि कैसे टेस्ट करते, कैसे चेक करते हैं कि मलेरिया हुआ कि नहीं। तो पहले ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक ग्लास है, कांच है, उसकी स्लाइड पे क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता, ध्यान रखना। जो मलेरिया कैसे फैलता है, तो एक मादा मच्छर के काटने से होता है, उसका नाम क्या है, एनाफिलीज, ध्यान रखना, से फैलता है, ठीक है। यहाँ भी देखो लिख रखा है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट, मीन्स हम ब्लड को लेते हैं टेस्ट करने के लिए। जो आपका मलेरिया अगर आप चेक कराने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सैंपल लेते हैं, जो आपकी स्लाइड होती है उस पर क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, फिर चेक करके बताते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मलेरिया कैसे फैलता है आपका, थ्रू द फीमेल मॉस्कीटो, दैट इज कॉल्ड द एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया फैलता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अगर हम मलेरिया की बात करें तो जो आपका, ठीक है, तो मलेरिया की जो दवाई है, अगर आपको मलेरिया हुआ तो इसकी दवाई के लिए क्या क्या करते हैं, तो मलेरिया की दवाई की बात करें तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, ध्यान रखना, सिनकोना पेड़ का यूज करते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो आपके मलेरिया होता है, मलेरिया जो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो उसकी जो दवाई होती है उसको किस पेड़ की छाल से बनाते हैं, तो ध्यान रखना एग्जाम में आता है सिनकोना पेड़, ऑप्शन में दिखेगा आपको सिनकोना पेड़। तो इस चीज़ को याद रखना, आपको सिनकोना पेड़ की छाल से क्या बनाते हैं, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखना, सिनकोना याद रखना, सिनकोना पेड़ की छाल, ध्यान रखना, सिनकोना पेड़ की छाल, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको याद रखना आप। जहाँ भी मलेरिया की बात हो, दवाई की बात हो, तो सिनकोना पेड़ के, एक पेड़ होता है, ठीक, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उसी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, मलेरिया की दवाई बनाते हैं। ध्यान रखना, पहले तो क्या करते थे, पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बना देते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, उसकी छाल को यूज करते थे कि उसको बॉयल करके क्या करते थे, उसको पी जाते थे, उसका पानी जो भी होता था। इससे क्या होता था, आपको थोड़ा सा मलेरिया की क्या होता है, मलेरिया से बच जाते थे लोग। बट नाउ वीडे क्या कर रहे थे, उसकी छाल से हम दवाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, उसको छाल को उबाल करके पीते थे पानी को, फिर सही हो जाते थे। अब क्या करते थे, लेकिन छाल से डायरेक्ट क्या करते हैं, दवा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था मॉस्किटो के बारे में। यहाँ भी दे रखा है आपका, अगर मच्छर की बात करें तो पानी में अंडे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया आपको। ठीक है, एग विच मॉस्किटो ले इन वाटर दे आर कॉल्ड द लार्वा। ठीक है, उनको क्या बोलते हो, लार्वे बोलते हो। ध्यान रखना, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लार्वे बोलते हैं। अभी स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने बताया था लार्वे। तो ध्यान रखना, ये पानी देख सकते हो, ग्लास में पानी है, पानी बहुत पुराना लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मच्छर ने क्या किया, अंडे दिए हैं। तो इस अंडे से जो लार्वे, जो इस अंडे से क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं। ध्यान रखना, उस अंडे से क्या निकलते, छोटे छोटे देख सकते हो कीड़े, इनको हमने नाम क्या दे दिया, लार्वा दे दिया। ध्यान रखना, तो ये लार्वे क्या होते हैं, जो मच्छर पानी में अंडे देते हैं उससे जो कीड़े निकलते हैं उनको क्या बोल रहे हो आप, लार्वे बोल रहे हो। देख सकते हैं छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, मूव करते रहते हैं। आपको कोई पानी बहुत दिन से एक ही जगह पड़ा हो तो उसमें देख सकते हो मच्छर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि घर में पुराने पानी को फेंक देना चाहिए, एक जगह स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो अगर अब पानी स्टोर है काफ़ी दिन से, उसमें क्या करते हैं, मच्छर अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देंगे तो क्या होंगे, मच्छर पैदा होंगे। तो मच्छर का वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी मादा मच्छर होगा उसको काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया फैलता है। ध्यान रखना, और मलेरिया की दवा क्या है, आपका सिनकोना पेड़ की छाल से हम मलेरिया की दवा बनाते हैं। तो लार्वे किसको कहते हैं, जो मच्छर में पानी अंडे जो मच्छर पानी में जो अंडे देते हैं उन्हीं से निकलते हैं, उनको क्या बोलते हो आप, लार्वे बोलते हो। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक ये रिपोर्ट है, देखो आप देख सकते हो, क्लिनिकल रिपोर्ट है आपकी। उसमें क्या दिखाया गया आपका, अगर आपको एनीमिया बीमारी है, देखो एक बच्चे की रिपोर्ट है, जो 12 साल की एक आरती नाम की लड़की है, ये की रिपोर्ट है। ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट है। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने क्या किया होगा, एनीमिया के बारे में चेक किया होगा कि हमारी बीमारी कोई है कि नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, एक आरती नाम की लड़की जिसकी एज कितनी है, 12 ईयर है, ठीक है, फीमेल है। ध्यान रखना, उसको क्या डायग्नोसिस हुआ है, आपका किस रोग की पहचान हुई, एनीमिया की पहचान हुई है। ठीक है, तो इसके लिए पैरामीटर क्या डिसाइड किया गया, जो आपका हीमोग्लोबिन है, बॉडी का हीमोग्लोबिन होता है, कितना होना चाहिए। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आया है, जो बॉडी का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 12 to 16, इसकी जो रेंज होनी चाहिए 12 से 16 होनी चाहिए। अगर इससे कम है दैट मीन्स कुछ न कुछ आपको बीमारी है। तो उससे फाइंड आउट कर लेते हैं कि अनीमिया है कि नहीं। अगर इससे कम है तो क्या हो गया, देखो 8 है इसका, जो बच्ची आपकी है आरती, इसका कितना 8 है, तो दैट मीन्स क्या हो, अनीमिया की शिकार है। तो बट इसकी रेंज अगर मान लो 10 होती तो परफेक्ट होती। ठीक है, ध्यान रखना, तो 12 से 16 होती है ये रेंज, आप याद रखना।
जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है हीमोग्लोबिन की, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, सबको 12 से 16 होनी चाहिए, ध्यान रखना, GM/DL ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो 10.5, यहाँ पे भी क्या आपकी अनीमिया की बीमारी है, ठीक है। तो ये रेंज याद रखना हीमोग्लोबिन का कितना, 12 से 16, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इससे कम है तो किसकी शिकार है, आपकी अनीमिया की शिकार है, ध्यान रखना। तो इस रिपोर्ट में एक सिंपल रिपोर्ट है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया आपका, हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होनी चाहिए, 12 से 16, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, नोट कर लो आप। इससे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके EVS सेक्शन में आता ही आता है आपका। तो अगर मैं बछेंद्री पाल की बात करूँ तो इस पर क्या क्या मेन पॉइंट है, देखो, वी टॉक अबाउट द बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो इसका कहने का सिंपल सा क्या मतलब है कि जो बछेंद्री पाल हैं भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ध्यान रखना, भारत की पहली कौन महिला थी, आपकी बछेंद्री पाल थी, और संसार की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पे क्या रखा था, कदम रखा था। इमेज में देख सकते हो ये कौन है, आपकी बछेंद्री पाल है, जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था, ठीक है। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 5वीं ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने एवरेस्ट पे क्या रखा है, कदम रखा है, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना। वो कौन है, आपके बछेंद्री पाल है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट आप जो देखते हैं अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ की हैं, ठीक है, और इनके गाइड का क्या नाम था, इनके बारे में देखते हैं। अगर हम बछेंद्री पाल की बात करें, ठीक है, ये कौन सी विलेज में बड़ी हुई हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, तो ध्यान रखना, वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट अबाउट द बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री ग्रीव अप इन नाकोरी विलेज, ध्यान रखना, नाकोरी विलेज था, वहाँ पे बड़ी हुई हैं, इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये कहाँ की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की, ध्यान रखना। दिस इज, आप ये याद रखना, ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं, ठीक है। तो बछेंद्री पाल ग्रीव अप इन नाकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये कहाँ की थी, उत्तराखंड की थी, यूके के नाम से याद रखना, उत्तराखंड की थी, ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द बछेंद्री पाल। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बछेंद्री पाल के जो गाइड थे उनका नाम क्या था, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था, ध्यान रखना, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो इनके गाइड थे, किसके, बछेंद्री पाल के। तो इमेज में देख सकते हो ये हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके गाइड का नाम है, ध्यान रखना, ये कौन है, इनके गाइड, ध्यान रखना, ठीक है। किनके गाइड हैं, बछेंद्री पाल के गाइड हैं। अब देखो वी टॉक अबाउट द, ये कौन सी ग्रुप की लीडर थी, तो ध्यान रखना, कौन सी ग्रुप की लीड किया था इन्होंने, तो बछेंद्री पाल लीड ग्रुप नंबर 7, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट आपके NCERT में मेंशन है, जो आपका EVS सेक्शन है इसमें NCERT में डायरेक्ट ये सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। तो बछेंद्री पाल कौन से ग्रुप को लीड किया था, तो बछेंद्री पाल लीड ग्रुप नंबर 7, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने कौन सी ग्रुप से लीड किया था, तो ग्रुप नंबर 7 को लीड किया था। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल गए आपको कि बछेंद्री पाल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्होंने, अगर हम बछेंद्री पाल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बछेंद्री ने 23 मई 1984 की डेट आप याद रखना, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर, ध्यान रखना, ये पॉइंट आप याद रखना, दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंचाई
की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम क्या है उसका, सागर मथा नाम है, ध्यान रखना। नेपाल में क्या बोलते हैं उसको, सागर मथा नाम पर कदम रखा था, ध्यान रखना। तो टाइम पूछ लेता है तो 1:07 पर, ध्यान रखना, 1:07 पर, ध्यान रखना। तो बछेंद्री पाल ने किस डेट भी याद रखना, कौन सी डेट थी आपकी, ठीक है, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इमेज में देख सकते हो ये, ठीक है, कौन है, बछेंद्री पाल है, ठीक है। तो इन्होंने कदम रखा था, ध्यान रखना, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर मत्था बोलते हैं। तो डेट और टाइम, ये पॉइंट याद रखना, डेट कौन सी डेट थी जब उन्होंने कदम रखा था, और उस टाइम की बात करें तो टाइम क्या था आपका। तो डेट और टाइम याद रखना, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर। और कितने, और एक चीज़ और है, हाइट की बात करें तो 8900 मीटर, ध्यान रखना, ये भी याद रखना, मीटर ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने क्या किया था, कदम रखा था। और नेपाल में कभी भी पूछ लेता है जो आपका माउंट एवरेस्ट, उसको क्या बोलते हो, तो सागर मथा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। इससे भी आपका कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉइंट क्या आपका, अगर हम टेकला गांव की बात करें, कभी पूछ लेता है टेकला गांव के बारे में। तो टेकला गांव क्या आपका 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो भी इसका गांव है, मान लो ये आपका पहाड़ी एरिया है, तो जो टेकला घर है, टेकला जो गांव है कहाँ पे है आपका, 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, कितना है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना। जो आपका टेकला घर है, ठीक है, ये क्या है आपका 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, जब भी आप पर्वत पर चढ़ते समय, ठीक है, हमारे शरीर का जो कोण होता है, एंगल होता है, कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पीठ क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। मीन्स जब भी आप पर्वत पे चढ़ रहे हो तो उस समय जो आपका एंगल होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। और पीठ भी क्या होनी चाहिए आपकी, सीधी होनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इमेज देख सकते हो आप, इमेज में क्या शो आपका रखा है, तो जो देखो एंगल देखो कितना आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है। कि आप जब भी पर्वत पर चढ़ रहे हो तो उस समय आपके जो बॉडी का एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। और आपका जो पीठ है, आपका जो शरीर है, उसका जो एंगल होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, ध्यान रखना, 90 डिग्री होना चाहिए विद द जो भी आपका पर्वत है, आप उससे 90 डिग्री एंगल बना के चढ़ोगे तभी आप इजीली चढ़ पाओगे। तो इस वजह से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री बार बार पूछा गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिख जाएगा 30, 45, 90, 100, ऐसे करके ऑप्शन दिखेगा आपको। तो कौन सा करेक्ट होगा, विच वन इज द करेक्ट, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो भी बंदा होगा वो जब भी इस पे क्या नाम है पर्वत पे चढ़ेगा तो ध्यान रखना उसके बॉडी का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना। एंगल क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेकला गांव के बारे में बताया गया है, कितने मीटर ऊंचाई पे है, तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर। और पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो इनका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं गोलकोंडा किले के बारे में। इससे भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो आपका गोलकोंडा किला है उसमें कितने बुर्ज हैं आपके, ठीक है, ये किला कब बना था और किसका बना था, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं गोलकोंडा किले की बात करूं, ठीक है, गोलकोंडा किले की बात करें तो गोलकोंडा क्या है आपका, गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ पे स्थित है आपका, हैदराबाद में है, ध्यान रखना। इतना याद रखना, कहाँ पे आपका, हैदराबाद नगर में, ध्यान रखना।
इस किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 87 आपके बुर्ज है, ये चीज़ ध्यान रखना। 87 याद रखना। जो आपका गोलकुंडा किला है इसके बाहरी दीवार पे कितने 87 बुर्ज हैं, ध्यान रखना। और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे, ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा लाल किला का, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है गोलकुंडा। जितने भी किले हैं देखा होगा आपने, पुराने पुराने जो बने हैं किले, तो आपने देखा होगा उसमें क्या बहुत सारे बुर्ज होते हैं, ठीक है। उनकी दीवारें क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है, लंबी चौड़ी। तो गेट भी क्या होता है, बहुत हैवी होता है आपका। तो उसी तरह आपके गोलकुंडा किले में तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बुर्ज कितने हैं, तो 87 बुर्ज हैं, ठीक है। दीवारें मोटी मोटी हैं, लंबा चौड़ा गेट है, हैवी सा गेट बनाते हैं, ठीक है। सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम रहते थे। तो देख सकते हो ये गोलकुंडा किले का नक्शा है, ठीक है। तो इसमें देखो कई गेट बने हैं, हर एंगल पे क्या होंगे आपके गेट होंगे, और गेट पे क्या होंगे, बड़े बड़े क्या लगे होंगे आपके, लंबे चौड़े गेट लगे होंगे। और जो उनकी बाहरी दीवारें होती है बहुत ही मोटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी अटैक जल्दी इस पर कर नहीं पाएगा, ठीक है, इनको तोड़ नहीं पाएगा। जो उनकी बाहरी दीवारें होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं। तो गोलकुंडा किले का क्या नक्शा है, ये सो आपका रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ बात करते हैं सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था, ध्यान रखना। सन 1200 में यह किला किसका बना था, मिट्टी का बना था। और यहाँ दूसरे राजाओं का भी क्या था, राज था। कई राजाओं ने यहाँ पे राज किया था। तो पहले क्या था, ये किला 1200 में मिट्टी का था, ध्यान रखना। और यहाँ दूसरे राजाओं ने भी क्या किया था, राज किया था। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है ये आपका सीटेट एग्जाम में, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है सेम। इस किले में कितने बुर्ज थे उसके बारे में दे देगा। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे 87 की जगह कुछ और कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन था आपका, जो आपका सीटेट 2022 का था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके सीटेट एग्जाम में ऑप्शन में दिया था, ये डायरेक्ट। तो आपको अगर ये डेट याद है, ईयर याद है, तो आप करेक्ट आंसर करके आए होगे। तो सन 1518 से 1687 तक, ये चीज़ ध्यान रखना, 1518 से 1687, ये चीज़ याद रखना, ईयर याद रखना। तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद क्या किया था, एक ने राज किया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट द गोलकुंडा किला, ठीक है। ये नक्शा दे रखा है आपका, तो ये याद रखना आपका 87 बुर्ज थे। और ये लास्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है आपका, हैदराबाद में है। हैदराबाद याद रखना, 87 बुर्ज याद रखना, और 1518 से लेकर 1687, ये चीज़ याद रखना। 3 चीज़ याद रखना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा अबाउट द गोलकुंडा किला, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चांगथांग के बारे में जानते हैं। इससे भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चांगथांग की बात करें तो कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चांगथांग की बात करें, देख सकते हो आप हेडिंग चांगथांग। इसका मतलब क्या है, मीन्स वेरी फ्यू पीपल लिव, मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं चांगथांग। ऐसा क्यों, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे लेक्चर में। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। चांगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। इट हैज़ रॉकी एंड प्लेन एरिया, राइट। इट हैज़ रॉकी प्लेन एरिया, मीन्स जो आपका चांगथांग है लगभग कितने मीटर ऊंचाई पे है, आपकी 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और वहाँ का जो मैदान है, वहाँ पे क्या मैदानी कैसा है आपका, एरिया कैसा है आपका, चट्टानी है, ध्यान रखना। तो चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ये ध्यान रखना। और वहाँ चट्टानी मैदान है, ठीक है। एरिया कैसा आपका, रॉकी प्लेन एरिया है। तो चांगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, ध्यान रखना। तो चांगथांग के बारे में आया तो ध्यान रखना, ये कितने मीटर की ऊंचाई पर आपका, तो 5000 की मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और वहाँ चट्टानी मैदान है। तो ये पॉइंट है अबाउट द चांगथांग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो चांगथांग की बात करें तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर हम चांगथांग की बात करें तो यहाँ पे चांगपा, कभी कोई पूछ लेता है चांगपा का क्या मतलब था। चांगपा क्या होता है आपका,
चांगपा क्या होता है, ध्यान रखना एग्जाम में आ जाता है कि चांगपा के बारे में पूछ लेता। चांगपा का क्या मतलब है, तो पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं हम, चांगपा बोलते हैं। जो पहाड़ों पर रहते हैं जनजाति होती है, जैसे देख सकते हैं एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन रह रहा है, कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ों पे जो रहने वाली जाति होती है, ठीक है, जनजाति होती है, उनको क्या बोलते हैं, चांगपा बोलते हैं। ध्यान रखना, उनको क्या बोलते हैं, चांगपा बोलते हैं, ठीक है। तो चांगपा क्या आपकी पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है, ठीक है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं, ध्यान रखना, केवल 5000 लोग हैं, ध्यान रखना। तो चांगपा जो जनजाति है वहाँ पे केवल कितने लोग हैं, केवल 5000 लोग हैं, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाइट पे वो। नेक्स्ट देखते हैं, चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। मीन्स जो चांगपा जाति है, जनजाति है, ठीक है, जो पहाड़ों पे रहने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं, चांगपा। तो चांगपा जो जनजाति है वहाँ के लोग किसके साथ घूमते रहते हैं, हमेशा भेड़ों और बकरियों के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। तो इमेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कुछ हैं जात के लोग हैं, चांगपा जात के लोग हैं। ये क्या करें, अपने भेड़ों के साथ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उन्हें भेड़ों से वह सब कुछ मिल जाता है, जो ये भेड़ चराते हैं उनसे सब कुछ मिल जाता है, मीन्स उनके खाने की चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध हो गया आपका, मांस हो गया आपका, ठीक है, टेंट के लिए खाल हो गया, और कोट हो गया, और स्वेटर के लिए ऊन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी, उन भेड़ों से इनको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, जो भेड़ बकरियों को लेकर घुमा रहे हैं उनसे एक डिफरेंट टाइप का आपका ऊन मिलता है, उसको नाम बोलते हैं पश्मीना ऊन, ठीक। उसी से क्या बनाते हैं, आपकी पश्मीना शॉल बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द चांगथांग के बारे में, ठीक है, कि चांगपा क्या होते हैं, कि पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, केवल 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। चांगपा के लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी भेड़ और बकरियों के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और जो भेड़ बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, जैसे खाने पीने के लिए दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, टेंट के लिए उनसे खाल मिल जाती है, कोट मिल जाता है, स्वेटर मिल जाता है, ठीक है, स्वेटर के लिए ऊन भी मिल जाता है उनसे। इन विशेष बकरियों से एक प्रकार की उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन भी प्राप्त होता है, कि जो पश्मीना शाल बनाते हैं उसके लिए क्या मिलता है, उनको ऊन मिल जाता है, ठीक है। तो पश्मीना शॉल के बारे में भी देखेंगे आगे। अब कुछ यहाँ पे चांगथांग के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, कि चांगपा अपने तंबू को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है, कि रेबो क्या या चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं, तो रेबो कहते हैं, ध्यान रखना। चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ध्यान रखना, रेबो कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये चांगपा जनजात के लोग हैं, ठीक है, पहाड़ों पे रहने वाली जाति है, प्रजाति है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, टेंट बना रखा है। इस टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ध्यान रखना। इनको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि चांगपा भाषा, जो चांगपा लैंग्वेज भाषा है, तो चांगथांग का क्या अर्थ होता है, कभी कभी पूछ लेता है चांगथांग का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चांगथांग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, चांगथांग का ये मतलब है, ध्यान रखना। और चांगपा अपने तंबू को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। तो जिस टेंट में रहते हैं उनका नाम क्या है, रेबो नाम है, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है आपका। अब लेखा के बारे में जानते हैं, लेखा है क्या आपका, ठीक है। तो रेबो के पास जैसे उन्होंने टेंट बनाया अपने रहने के लिए, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है आपका, एक चीज़ और होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो रेबो के पास भेड़ बकरियाँ रखने की जगह होती है, जो इन्होंने टेंट बना रखा है, टेंट, ठीक है, घर बना रखा है, ठीक है।
इस टेंट पे क्या होता है, इसके साइड में क्या करते हैं, इन्होंने कुछ जगह बना रखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेखा कहते हैं, ध्यान रखना। तो रेबो के पास भेड़ बकरियों रखने की जगह होती है, मीन्स जो उन्होंने टेंट बनाया है, रेबो बनाया है, इसके बगल में क्या होती है, भेड़ बकरियों रखने की क्या होती है, इनकी जगह होती है। चांगपा इसे क्या कहते हैं, चांगपा इसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं, ध्यान रखना, इनको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। एक तो रेबो था, इसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आपका, जो साइड में भेड़ बकरियों रखने की जगह को क्या बोल रहे हैं, लेखा बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो चांगपा इसको क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। अब देखो, लेखा की जो दीवारें होती है पत्थर से बनी होती है, जो लेखा की जो दीवारें होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, इनकी पत्थर से बनी होती है, जिसके बीच में क्या रहती है, भेड़ और बकरियों को रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चांगफा के लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को रखते हैं अपने रेबो के बगल में, तो उसको क्या नाम दिया इन्होंने, लेखा नाम दिया, ठीक है। अब देखो, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, ये पहाड़ी एरिया पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ध्यान रखना, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो हवा की जो रफ्तार है वो कितनी है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो यहाँ पे हवा की रफ्तार होती है कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर पर आवर होती है, ध्यान रखना, 70 किलोमीटर पर आवर होती है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत ही हाइट पे रहते हैं, 5000 की हाइट पे रहते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होती है आपके वहाँ पे जो स्पीड होती है एयर की बहुत ही तेज़ होती है, और कितनी होती है आपकी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक। तो रेबो क्या होता है, जो चांगपा की जात के लोग रहते हैं उसको उन्होंने रेबो नाम दिया। और रेबो के साइड में मीन्स जहाँ पे इन्होंने घर बना रखा है उसके साइड में भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह है, उसको नाम इन्होंने क्या बोला है, लेखा बोला है। तो लेखा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेखा किसको बोल रहे हैं और रेबो किसको बोल रहे हैं। तो रेबो जिसमें वो खुद रह रहे हैं, वो चांगपा जनजात के लोग रहते हैं, उसको रेबो बोलते हैं। और जो भेड़ बकरियों के रखने की जगह उसको क्या नाम दे रहे हैं, लेखा नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं पश्मीना साल की, जो पश्मीना जो बकरियां थी, जो भेड़ बकरियां थी, उनसे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता था। उन्हीं ऊन से क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो पश्मीना शॉल के बारे में जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पश्मीना शॉल की बात करें तो पश्मीना बकरी के बाल, ध्यान रखना, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपके पश्मीना शॉल है, देख सकते हो इमेज में यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो आपको। तो जो पश्मीना शॉल है इसके बारे में क्या फीचर्स है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, आपका नोट कर लो कहीं भी। जो पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, मीन्स जो उसके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, ये क्या होते हैं आपके मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन्स जो नॉर्मल स्वेटर होते हैं, जो नॉर्मल ऊन से बिनते स्वेटर हैं और जो पश्मीना शाल से बने होते हैं उनसे कंपेरिजन में क्या होते हैं, 6 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं। कि पश्मीना बकरी के शाल और स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं। कि मतलब एक नॉर्मल ऊन से स्वेटर बनाया गया और एक पश्मीना शाल से और पश्मीना ऊन से बनाया गया स्वेटर वो ज़्यादा गर्म करता है, 6 गुना ज़्यादा गर्म करता है, ध्यान रखना। तो ये 6 गुना याद रखना, 6 टाइम बेटर, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, ये भी ध्यान रखना, 250 घंटे लगते हैं। स्टैटिकल डेटा आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाता है, 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शाल बनाने के लिए या स्वेटर बनाने में, ठीक है। और जो इसकी गर्माहट है 6 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल कपड़ों से, 6 गुना ज़्यादा होती है। और पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, जो स्टैटिकल डेटा है 6 गुना, ठीक है। और 6 गुना यहाँ भी याद रखना और 250 घंटे याद रखना। तो स्टैटिकल डेटा आप वही एग्जैक्ट वही याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। मैंने बताया भी, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है, जिस स्थान पर रखा जाता है उसका नाम क्या है आपका, लेखा है। और चांगपान जनजात के लोग जिन घरों में रहते हैं उसको क्या बोलते हो आप, रेबो बोलते हो। यहाँ लिखा नहीं आगे, आगे क्या आ जाएगा आपका, रेबो आ जाएगा, ध्यान रखना, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो चांगपा जनजात के लोग जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं।
और पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसको क्या बोलते हो आप, लेखा बोलते हो, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द पश्मीना शाल, ध्यान रखना। पश्मीना जो शाल होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाल देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही महंगी भी होती है, नोट कर लेना है यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये मैंने EVS फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा, फर्स्ट लेक्चर में करा रखा है सारे पॉइंट, तो वहाँ पे जाना, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। सेलेक्टेड EVS NCERT नोट, ये आपका क्लास 1 जो लेक्चर 1 था, मैंने इसमें सारी डिटेल में करा रखा है। लेक्चर 1 क्लास 1 लेक्चर 1 जो कराया था मैंने, उसमें सारी डिटेल मैंने इसके बारे में बताई है, ठीक है, कि असम के बारे में बताया, लद्दाख के बारे में बताया, केरला के बारे में बताया, राजस्थान के बारे में बताया। तो आप SRN एकेडमी सर्च करना, ठीक है। SRN एकेडमी में सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट में जाना, 2024 के नाम से एक फ़ोल्डर दिखेगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं आपके डे 1 से लेके अभी तक जितने भी मैंने क्लास ली है, बाकी और भी अपलोड करूँगा डे बाय डे। तो वहाँ पे जाना, सीटेट नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सारे लेक्चर हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड, मीन्स बम्बू और रोप ब्रिज कहाँ पे यूज होते हैं, बांस के बने हुए पुल कहाँ पे यूज होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, आपके असम में होते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करा रखी है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। सीटेट फोल्डर में जाकर देखना, सीटेट 2024 SRN एकेडमी सर्च करना आप, वहाँ पे सीटेट 2024 जो प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें सर्च करना, उसमें मिल जाएगा आपका। उसमें सारे लेक्चर डे 1 से आपके पड़े हुए हैं, बाकी रिमेनिंग आपके अपलोड हो रहे हैं डे बाई डे। तो बम्बू एंड रोप ब्रिज जो बांस के बने हुए पुल कहाँ पे यूज होते हैं, ध्यान रखना। असम की बात कर रहे हैं, असम में होते हैं। जैसे क्या होते हैं आपके, ये बांस बने होते हैं, इस टाइप से पुल बने होते हैं, ठीक है, ये बांस के पुल होते हैं। इस पर क्या करते हैं बच्चे, बांस को पकड़ के क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल के जाने में प्रॉब्लम आती है, तो नदी को क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बांस को ओवर ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। उस बांस को पकड़ के क्या करते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे क्रॉस करके। तो बम्बू रोप की बात हो, ठीक है, तो कहाँ पे यूज होता है आपका, असम में यूज होता है। अगर मैं ट्रॉली की बात करें, ट्रॉली कहाँ पे यूज होता है आपका, लद्दाख में होता है। क्योंकि लद्दाख में क्या होता है आपके पहाड़ी एरिया, आपका उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे रोड डायरेक्ट नहीं होती, वहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे ट्रॉली यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ईजिली पहुँच जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो ट्रॉली कहाँ पे यूज होती है आपकी, लद्दाख में यूज होती है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी एरिया, ठीक है, ये पहाड़ी एरिया है आपका, और बच्चों का स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, उनको इस स्कूल में आना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चों का स्कूल है, ठीक है, तो बच्चे मान लो यहाँ पे हैं, ये लद्दाख की बात बता रहा हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों को स्कूल जाना है। गोइंग टू चैप्टर है नाम ना, गोइंग टू स्कूल नाम से एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें बता रखी है कि हर एक स्टूडेंट में बच्चे स्कूल जाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया। जैसे असम हो गया, लद्दाख हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर एक के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ट्रॉली यूज करते हैं। जैसे यहाँ से क्या होती है, ट्रॉली बनी होती है आपकी, तो इस टाइप से ट्रॉली बनी होती है यहाँ पे छोटे छोटे। इस ट्रॉली की मदद से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं, बैठ के करते हैं, इस जो पहाड़ी इलाका है इसको क्रॉस करके फिर क्या करते हैं, बच्चे स्कूल चले आते हैं, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल चले आते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉली यूज होता है, कहाँ पे, लद्दाख में क्या यूज होता है आपका, ट्रॉली यूज होता है, ध्यान रखना। अब देखो सीमेंट ब्रिज की बात करें तो ये कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया में यूज होता है, ठीक है, ओवर द वाटर। ये कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया में, सीमेंट एरिया, ठीक है। नॉर्मल सीमेंट ब्रिज कहाँ पे यूज होता है, देखा होगा आपने, नॉर्मल प्लेन एरिया में यूज होता है, ओवर द वाटर भी यूज होता है। अगर मैं वल्लम की बात करूँ, वल्लम क्या आपका एक स्मॉल वुडन बोट होती है। वल्लम क्या होती है, एक नाव होती है, छोटी सी नाव होती है, जिसको बच्चे यूज करके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं रिवर को। तो वल्लम एक तरह से क्या है आपकी, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द वल्लम, वल्लम के बारे में पूछ लेता है, तो ऑप्शन में दिखेगा स्मॉल
वुडन बोट होती है, लकड़ी की एक छोटी बनी नाव होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चे, तो केरला में यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, वल्लम का नाम आते ही क्या दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए आपका, केरला स्टार्ट करना चाहिए कि केरला में वल्लम यूज होता है। वल्लम क्या होती है, आपकी एक छोटी नाव होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो एक इमेज बनाता हूँ मैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे क्या एक कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर आपकी, यहाँ पे बच्चे मान लो रिवर में रिवर, ये रिवर आपकी, बच्चों को क्या करना है, छोटे छोटे मान लो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या करना है, स्कूल जाना, बट इनका स्कूल कहाँ पे है, इस साइड में है, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देना। तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप वीडियो को कर देना, ठीक है। SRN अकेडमी सर्च करना, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सीटेट एग्जामिनेशन। आपका CDB का वीडियो कुछ मिल जाएगा, आपका EVS सेक्शन का मिल जाएगा, मैथ सेक्शन का मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग अभी अपलोड हो रहा है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।